मैं अकेली। एक लघु उपन्यास। अध्याय 1। अतीत की दर्दनाक यादें बिन बुलाए भूतों की तरह हैं जो मुझे समय समय पर सताती रहती हैं। मैं अपने मन से उन पीड़ादायक पलों को मिटाने की कोशिश करती हूं, लेकिन मैं ऐसा करने में असफल रहती हूं। मेरे डैडी महीनों तक घर से दूर रहते थे क्योंकि वो एक पानी के जहाज पर काम किया करते थे। मेरी जवान मां के लिए यह बहुत मुश्किल हुआ करता था। डैडी की लंबी अनुपस्थिति में वो बहुत अकेला महसूस करती थी। जब ये ऐसा नहीं हो गया तो मां ने शराब पीना शुरू कर दिया। मेरे डैडी हर 3 महीने में घर वापस आते थे, लेकिन जब वे वापस आते थे तो शायद ही कभी मेरी मां को अकेला छोड़ते थे। वो अपना ज्यादातर समय मां के साथ ही बिताते थे। मेरी मां मेरे डैडी के साथ उनके बेडरूम में या स्थानीय पब शराब खाना में होती थी। मुझे याद है कि हमारी मां ने हमें चेतावनी दी थी कि डैडी के घर पर रहने के दौरान हम डैडी के सामने ना आए। वो डैडी का अधिकांश समय लेना चाहती थी। मुझे विशेष रूप से अलग थलग कर दिया जाता था और मुझे सख्त चेतावनी दे दी जाती थी कि मुझे अपने माता पिता के सामने नहीं आना है। जब मेरे डैडी घर लौटते थे तो मैं ज्यादातर छत पर अटारी में ही सोती थी। मैं अपना बिस्तर अटारी तक ले जाती थी और अकेली सोती थी। मैं रसोई में प्रवेश करती थी और 1 या 2 सैंडविच और पानी की एक बोतल अपने साथ अटारी तक ले जाती थी। मैं अटारी में प्रवेश करने वाला दरवाजा बंद कर देती थी। मुझे अपना समय अटारी में बिताना बुरा नहीं लगता था। वास्तव में मुझमें एकांत के लिए एक लगाव विकसित होने लगा था, जो एकांत मुझे अटारी में मिलता था। अपने डैडी के घर पर रहने के दौरान मैं अपने भाइयों और बहन और अपने माता पिता से दूर अटारी में अपनी छोटी सी दुनिया बना लेती थी। मेरी सूक्ष्म दुनिया अटारी सभी अजीब और प्राचीन चीजों से भरी थी। वो सभी पुरानी चीजें उस कमरे के हर कोने में ठूस ठूस कर रख दी गई थी और वो अटारी एक पुराने सामान का गोदाम से ही लगती थी। मुझे उन पुरानी चीजों से खेलना अच्छा लगता था। मैं उन्हें पोंछकर साफ करती और व्यवस्थित तरीके से ठीक से रखती थी। लाल बीन बैग वहां मेरा पसंदीदा था। मैं बैग पर बैठ जाती थी और अटारी की दीवार में बनी एक खिड़की नुमा जगह से बाहर देखती रहती थी। हमारे पड़ोसियों के घर के पिछवाड़े में पौधे और पेड़, सड़क पर चलता यातायात, चल रही गिलहरी लगातार और पक्षियों और खरगोशों का पीछा करना, मेरे लिए वो सब बहुत सुखद दृश्य होते थे। जब मैं खेलती या उस खिड़की नुमा जगह के बाहर देखते देखते थक जाती थी तो मैंने स्लीपिंग बैग को खोलकर उसमें सो जाती थी। जब हमारे डैडी सुबह घर पर होते थे तो मैं और मेरी बहनें दूध या किसी अन्य चीज के साथ कॉर्नफ्लेक्स खा लेते थे और अपने माता पिता को उनके बेडरूम में परेशान किए बिना अपने छोटे भाई माइकल को उसके पालने में सोता हुआ छोड़कर स्कूल चले जाते थे। चूंकि हम कम आयु वर्ग से थे, इसलिए हमें स्कूल में मुफ्त में गर्मा गर्म दोपहर का भोजन मिलता था। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपने पिता से नफरत थी। कभी कभी जब मैं अचानक हमारे घर में डैडी के पास आ जाती थी तो वह या तो मेरे कान खींच देते थे या मुझे अपने जूते से पीट देते थे। मुझे चिढ़ाने के लिए डैडी फियोना, शर्लिन और माइकल को चॉकलेट, मिठाई और चॉकलेट देते थे। उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते थे, लेकिन फिर मुझे उनके सामने थप्पड़ मार देते थे। जब डैडी मुझे मिठाई या चॉकलेट देना चाहते थे तो वो चॉकलेट या मिठाई मेरे पांव के सामने फेंक देते थे। मेरे भाई और बहनें अक्सर डर जाते थे जब वे हमारे डैडी को मुझे पीटते हुए देखते थे। हालांकि वो मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन वो मुझे उस जानवर से बचाने के लिए कभी आगे नहीं आते थे। मैं कभी नहीं समझ सकी कि मेरी गलती क्या थी। वो मुझसे इतनी नफरत और मारपीट क्यों करते थे, समझ में नहीं आता था। मैं खुद को उपेक्षित और
अवांछित महसूस करती थी। मुझे गहरी चोट लगती थी और मैं अक्सर अटारी में जाकर रोती थी। हमारी माँ को घर के कामों में कभी दिलचस्पी नहीं रहती थी। हमारा घर कभी व्यवस्थित नहीं रहता था। माँ कभी ऐसी बातों की परवाह नहीं करती थी। जब हमारी दादी हमारे घर आती थी तो दादी घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित करने में घंटों लगा देती थी। वो हमें रोटी और दूध या ब्रेड बटर पुडिंग या हॉट डॉग खिलाती थी जो वो अपने साथ लाई होती। मेरी दादी मेरी माँ की कमियों को नजरअंदाज कर देती थी और उसको बजाय मुझे मेरी माँ की गलती के लिए दोषी ठहराया जाता था। मैं दोषी भावनाओं से भर जाती थी, लेकिन फिर भी दादी हम सभी से प्यार करती थी। जीवन के बाद में मुझे समझ में आया कि दादी वास्तव में क्या कहना चाहती थी। अपने जहाज पर वापस जाने से पहले हमारे डैडी घर में राशन भर देते थे और हमारी माँ के सभी ऋणों का भुगतान कर दिया करते। हमारी माँ बदमिजाज और सनकी थी। हमारे डैडी की अनुपस्थिति में वो ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ घूमती या स्थानीय पब शराब खाना में जाती थी। कई बार माँ रात में घर भी नहीं आती थी। हमारा घर संदेह से घिरा हुआ होता था। पड़ोसी अक्सर हमारे बारे में बातें करते थे। मैंने बचपन से ही खुद को परिवार से अलग कर लिया था। मैंने अपने परिवार के बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन मैं चुप रहती थी। हमारे घर का हालचाल पूछने के लिए अक्सर सामाजिक कार्यकर्ता आते थे। हमें बच्चों को अक्सर सरकारी सामाजिक संस्थाओं के संरक्षण में रहने की आदत पड़ गई थी। हमारे घर के बुरे माहौल के कारण जब समाजसेवी हमें बच्चों को घर से दूर ले जाते थे तो हमारी माँ सोशल कस्टडी ऑफिस में जाकर समाज सेवियों से झगड़ती थी। वो उनसे विनती करती और हमें घर वापस ले जाने के लिए रोती थी। ये हम सभी की आदत बन चुकी थी। हर महीने में कई बार घर से बाहर समाज सेवी संस्था के बनाए घरों में रहते थे, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमारी माँ सामाजिक कार्यकर्ताओं से वादा करती थी कि वो अपने बच्चों की उचित देखभाल करेगी, लेकिन माँ कभी भी सामाजिक कार्यकर्ताओं से किए हुए अपने वादे को पूरा नहीं करती थी। उस समय तक मुझे नहीं पता था कि हमारी माँ हमें सिर्फ हमारे बच्चों का भत्ता और सामाजिक धन लेने के लिए हमारे घर वापस ले आती थी। हमारी माँ को हमारी देखभाल करने के लिए सामाजिक भत्ते के पैसे हर महीने मिला करते थे। शतरंज के खेल में बच्चे हमारी माँ की लिए प्यादों की तरह थे। सामाजिक अनुदान प्राप्त करने के बाद वो फिर से लापरवाह हो जाती थी और अपना समय घर से बाहर बिताना शुरू कर देती थी। पहले हमारी दादी घर के पास घर में रहती थी। जब दादी सामाजिक कार्यकर्ता की कार देखती थी तो वो तुरंत हमें घर के अंदर ले जाती थी और हमें सोने का बहाना करने को कह देती थी। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि उनका परिवार द्वितीय विश्व युद्ध में मारा गया था। जब मैं 12 साल की थी, हमारी दादी उस पड़ोस के घर को छोड़कर चली गई। तब से 3 साल बीत चुके हैं। हमारे पिता घर वापस नहीं आए। उन्होंने कोई सूचना नहीं भेजी है। हमारी माँ फिर से गर्भवती है। अब हम अपने सामाजिक कार्यकर्ता की कस्टडी में हैं। हम दूर एक सरकारी घर में समाज सेवियों के संरक्षण में रहते हैं। हमारी माँ समाज सेवी के दफ्तर जाती है और उनके सामने रोती है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता अब माँ के नकली आंसू देखकर पिघलते नहीं है। मेरे भाई और बहन गोरे हैं। उनकी नीली आंखें और सुनहरे या भूरे बाल हैं। पिछले 2 वर्षों के दौरान उन्हें या तो गोद लिया गया है या स्थायी रूप से पालक माता पिता के पास भेज दिया गया है। कई जोड़े आए और मुझसे मिले, लेकिन उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया। मुझे कितनी बार विस्थापित किया गया है। मुझे पालक गृह से पालक गृह, अनाथालय से अनाथालय में स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन मैं इन सब की आदी हो गई हूँ। मुझे एक बार पार्क हाउस चिल्ड्रन होम लाया गया जब मैं 8 साल की थी। मैं जिद्दी और सनकी थी। मैं बहुत दुबली पतली थी। मैं खुरदरी त्वचा वाली एक छोटी लड़की थी। मेरी काली भूरी आंखें थी। मैं 8 साल से पार्क हाउस चिल्ड्रन होम में रह रही हूँ। मेरी स्कूली शिक्षा एक बार फिर से शुरू हो गई है।
मुझे स्कूल और पढ़ाई पसंद नहीं। जब मैं अपनी किताबें खोलती हूं तो मुझे थकान और नींद आती है। पार्क हाउस की नंस भिक्षुणियां मुझे चतुर, चालाक, आलसी और असभ्य कहती हैं। उन्होंने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। वो मुझे मेरी गलतियों के लिए लगभग हर दिन दंडित करती हैं। सजा ने मुझे सही नहीं किया, इसके विपरीत मैं और अधिक जिद्दी और बेकाबू हो गई। मैं भिक्षुणियों को चिढ़ाने लगी थी। मैं उनके कार्यों की नकल करती थी और उन्हें हर संभव तरीके से परेशान करने की कोशिश करती थी। अब मैं 16 साल की हूं। अध्याय 2। उस समय मुझे नहीं पता था कि अगला दिन मेरे लिए काफी परेशान करने वाला होने वाला था। सुबह नाश्ते के बाद सिस्टर सुजान ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उसने मुझसे कहा, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती शेरवुड आज हमसे मिलने आ रही है। वो तुमको मूल्यांकन केंद्र ले जाएंगी। मैं चौंक गई। मैं इस बात से अनजान थी कि मूल्यांकन केंद्र क्या होता है। मैं डर से कांपने लगी। मेरे गालों से आंसू बहने लगे। मैं ये सोचकर डर रही थी कि यह कोई ऐसी जगह है जहां मुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सिस्टर सुजान काफी देर तक मेरी प्रतिक्रिया को देखे बिना अपने कागजों में खोई रही, लेकिन फिर उसने अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम एक नई जगह जा रही हो। कृपया अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश करो। तुम अपनी बेवकूफी भरी शरारतों से और जिद से पार्क हाउस की बदनामी मत करवा देना। यह मूल्यांकन केंद्र क्या होता है मिस? मैंने बड़ी मुश्किल से कहा। सिस्टर सुसान ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और अपने कागजात के साथ काम करना जारी लगा। मुझे लगा जैसे वह अपने कमरे में मेरी मौजूदगी को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। मेरे दिमाग में मूल्यांकन केंद्र शब्द गूंज रहे थे। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं तथाकथित मूल्यांकन केंद्र में सजा की गंध महसूस कर सकती थी। मैंने निष्कर्ष निकाला कि सिस्टर सुजान मुझे दंडित करने के लिए उस मूल्यांकन केंद्र में भेज रही थी। मैं विरोध करना चाहती थी और कहना चाहती थी कि मैं बुरी लड़की नहीं थी। मैंने अपने जीवन में कुछ भी बुरा नहीं किया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकी। पार्क होम में कई अन्य लड़कियां थी और वे वास्तव में खराब थी। उन्होंने वो काम किए थे जो अच्छी लड़कियां नहीं करती हैं। मैं उनके बारे में सिस्टर सुजान को बताना चाहती थी, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। मैं काफी भ्रमित थी। करीब आधे घंटे के बाद एक समाज सेवी की गाड़ी आ गई। सुजान ने मुझे अपनी रिपोर्ट के साथ एक भूरे रंग का लिफाफा दिया और मुझे बाहर जाने के लिए कहा। रीटा तुम्हारा सूटकेस ला रही है। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मुझे वहां अपने दोस्तों को अलविदा कहने का भी समय नहीं मिला। पार्क हाउस के चारों ओर सन्नाटा इस बात का संकेत दे रहा था कि पूरा घर किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त था। किसी को नहीं पता था कि मैं घर छोड़ रही थी। मैं काफी नर्वस थी और लगभग रोने की कगार में थी। जब मैं कार्यालय से बाहर निकली तो मैंने एक सामाजिक कार्यकर्ता को उसकी कार के सामने खड़ा पाया, जो उसके काले और सफेद सूट में थी। कार का दरवाजा खुला था। मैंने विनम्रता से उसे अपनी फाइल सौंप दी। उसने कहा, हेलो, कार के अंदर बैठो। मैंने कार में अपनी सीट ली और अपना सिर उस छात्रावास की ओर घुमाया जहां मैं इतने सालों से रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो समाज सेवी मुझे कहां ले जाने वाली थी। मैं डरी हुई और घबराई हुई थी। हालांकि मैंने खुद को तैयार करने और खुद को याद दिलाने की कोशिश की कि मैं एक जिद्दी लड़की थी। इससे कुछ हद तक मदद मिली। अचानक झाड़ियों के पीछे से सफाई का काम करने वाली औरत रीता का झुर्रीदार चेहरा दिखाई दिया और उसने कहा, कृपया अपना ख्याल रखना सोनिया। सांत्वना के उन अप्रत्याशित शब्दों से
मैं बहुत प्रभावित हुई। मुझे याद आया कि रीता ने वर्षों से मुझे अपने दयालु शब्दों से अक्सर सांत्वना दी थी। वो मेरा सूटकेस कार तक ले आई थी। मैंने अपना सूटकेस उससे लिया और बगल वाली सीट पर रख दिया। मैं कार से उतरकर रीता को गले लगाकर रोना चाहती थी। मैं उससे कहना चाहती थी, मैं मूल्यांकन केंद्र नहीं जाना चाहती हूँ, कृपया मुझे अपने घर ले चलो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकी। मैंने कार का दरवाजा बंद कर दिया। मैं सामाजिक कार्यकर्ता को यह नहीं दिखाना चाहती थी कि मैं एक कमजोर लड़की थी। मैं कार के इंजन के चालू होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने कार का इंजन चालू किया, मैं अप्रासंगिक चीजों के बारे में सोचने लगी, ताकि मैं उन चीजों से अपना रिश्ता तोड़ सकूं जिनके साथ मैं इतने सालों से रह रही थी। मैंने ज्यादातर सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनकी छोटी छोटी कारें चलाते हुए देखा था। मुझे आश्चर्य होता था कि वो सामाजिक कार्यकर्ता छोटी छोटी कारें ही क्यों चलाते थे। क्या वे दूसरी कार नहीं चला सकते थे? मैं जानती थी कि कारें सामाजिक कार्यकर्ताओं की नहीं, कारें समाज सेवा विभाग की थी। जब कार सड़क पर चल रही थी, मुझे अचानक अपनी लाल मखमली पोशाक याद आ गई। मैंने तुरंत अपना सूटकेस खोला और ड्रेस को बाहर निकाला। मैंने उस पोशाक को अपने दाहिने गाल पर रखा और उसकी कोमलता को महसूस किया। मैंने जल्दी से अपनी टोपी, गले में बांधा हुआ बड़ा रुमाल और कोट हटा दिया और उस लाल पोशाक को इतनी जल्दी पहन लिया कि सामाजिक कार्यकर्ता को यह पता भी नहीं चला। मैं कार की पिछली सीट पर थी। मैंने तो पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वो एक चतुर महिला थी और वो कार के पिछले शीशे से मुझे देख रही थी, लेकिन मैंने अपनी गति से उसे बरगला दिया था। जब उसने अपना सिर घुमाया और मेरी ओर देखा तो उसने मेरी नई पोशाक पर ध्यान नहीं दिया। उसने मुझे चेतावनी दी, भागने की कोशिश मत करना, इस कार के दरवाजों में सुरक्षा ताले हैं, तुम भाग नहीं सकती हो। मैंने दाहिने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और दबाया, लेकिन वो बंद था। मैं उस हैंडल को हिला न सकी। वो सही थी, मैं बच नहीं सकती थी। वो हंसकर बोली, मेरा अनुभव कहता है कि तुम भागने वाली नहीं हो। मुझे लग रहा था कि वो मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी यूनिफॉर्म उतारने के बाद मैं काफी सहज महसूस कर रही थी। पहले वह लाल रंग की पोशाक मेरी बड़ी बहन फियोना की थी। मैं अभी भी उसके शरीर की सुगंध को महसूस कर सकती थी। मैं फियोना के बारे में सोचने लगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी वो बहन कहाँ थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई माइकल और बहन शर्लिन कहाँ थे। मैंने सबसे छोटे भाई बेन के बारे में भी सोचा। पिछले साल हमने अपने मामा के अंतिम संस्कार में एक दूसरे को देखा था। हमें एक दूसरे से मिलने नहीं दिया गया था। मैं अपने वर्तमान में वापस आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किसी ने क्यों स्वीकार नहीं किया था। मुझे मूल्यांकन केंद्रों में क्यों भेजा जा रहा था। बाकी लड़कियों को भी वहां क्यों नहीं भेजा गया था। मेरे मन में कई सवाल थे। मैंने अनुमान लगाया कि सामाजिक कार्यकर्ता मुझे बातचीत में शामिल रखना चाहती थी ताकि मैं भागने के बारे में ना सोचूं। मुझे चक्कर आने लगा। मैं उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी। मुझे उल्टी होने वाली थी, लेकिन मैंने लंबी गहरी सांसें लेनी शुरू कर दी। मैं सड़क के किनारे लगे पेड़ों को गिनने लगी। क्या तुम जानती हो कि हम कहाँ जा रहे हैं? क्या अंतर था। मैं अपने आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र नहीं थी। मैंने जवाब नहीं दिया। तुम जानती हो हम रीडिंग जा रहे हैं। मैंने रीडिंग का नाम कभी नहीं सुना था। मुझे नहीं पता था कि वो शहर कहाँ था और कितनी दूर था। अध्याय 3। मेरी चुप्पी शायद सामाजिक कार्यकर्ता को परेशान कर रही थी। वो अपनी जीभ से अपने होठों को चाट रही थी। मुझे लगा कि उसने मुझे एक खतरे के रूप में देख लिया था। वो मेरी चुप्पी से घबराई हुई लग रही थी।
ये संभव था कि उसे पहले ही चेतावनी दी गई थी कि मैं खतरनाक थी। जब हम ट्रैफिक लाइट पर रुके तो उसने मुझ पर नजर रखते हुए अपनी आंखें पीछे देखने वाले शीशे में टिका दी। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, रीडिंग एक खूबसूरत शहर है, तुमको ये शहर बहुत पसंद आएगा। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं अभी भी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। एक असहज भावना मुझ पर हावी हो गई थी। मुझे मौन की जरूरत थी, लेकिन वह सामाजिक कार्यकर्ता टेप रिकॉर्डर की तरह बोले चली जा रही थी। सुनो, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा। मुझे ऐसा गुस्सा आ रहा था जैसे मेरा कोई नाम ही ना हो। उसने मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं पुकारा था? उस भूरे रंग के लिफाफे पर मेरा नाम लिखा था जो मैंने उसे दिया था। रीता ने मुझे मेरे नाम से पुकारा था। मैं सचमुच चिढ़ गई थी। मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि वो सामाजिक कार्यकर्ता भी जिद्दी थी। तुम्हारे दोस्तों के नाम क्या है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारा पसंदीदा गायक कौन है? मुझे सच में इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वह मेरी शक्ति में होता तो मैं उसके चेहरे पर वार कर सकती थी। तुम कौन सी पत्रिकाएं पढ़ना पसंद करती हो? वह इस तरह के मूर्खतापूर्ण सवाल पूछती रही जिससे मेरी झुंझलाहट और बढ़ गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में उल्टी करने वाली थी। मैंने विनती भरे स्वर में कहा, कृपया गाड़ी रोकिए, मुझे उल्टी करनी है। उसने अपना सिर घुमाया और मुझे बहुत मुश्किल से देखा। मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसने कार को बाईं ओर एक साइड स्ट्रीट में मोड़ दिया। भगवान का शुक्र है तुमने मुझे सूचित कर दिया। अगर हम मोटरवे ले लेते तो यह तुम्हारी उल्टी एक समस्या होती। मैं पास में रहती हूं। मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगी। मैं तुम्हें वहां कुछ दवा दूंगी। तुम कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाओगी। उसने मुझे एक मुस्कान देते हुए प्रोत्साहित करने की कोशिश की, तो मैंने निष्कर्ष निकाला कि एक वास्तविक मुस्कान थी। मेरा मन अचानक बदल गया। वह स्पष्ट रूप से अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरह नहीं थी। वो संवेदनशील थी और वो परवाह करती थी। करीब 1 मिनट बाद उसने उसकी छोटी कार को एक घर के सामने रोका। मैंने राहत की गहरी सांस ली। मुझे 2 बार हिचकी हुई, लेकिन मैं बेहतर महसूस कर रही थी। मैं सोचती थी कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के घर बहुत साफ सुथरे होते थे क्योंकि वे दूसरे लोगों के घरों का निरीक्षण करते थे, लेकिन मैं गलत थी। उस सामाजिक कार्यकर्ता मिस शेरवुड का घर बहुत उजाड़ हो गया था। उसकी रसोई में अलमारी के दरवाजे खुले थे, वॉश बेसिन में गंदे बर्तन थे, खाने के पैकेट टेबल पर खुले पड़े थे। वो मुझे अपनी रसोई में ले गई और दवा की तलाश करने लगी। आखिरकार उसने मुझे गोलियों की एक छोटी बोतल दिखाई। उसने मुझे गोलियां निगलने के लिए 2 गोलियां दी। मैंने गोलियों को एक गिलास पानी के साथ निगल लिया। मेरी झिझक देखकर वह मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें जहर नहीं दे रही हूं, ये गोलियां उल्टी बंद कर देंगी। हमें अभी लंबा सफर तय करना है। लगभग 15 मिनट के बाद हम सड़क पर वापस आ गए। हम मोटरवे पर आए और कार ने उड़ान भरी। करीब 5 मिनट बाद मैंने आंखें बंद की और सो गई। करीब 1 घंटे के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि मिस शेरवुड एक राहगीर से आकलन केंद्र तक जाने वाले रास्ते के बारे में पूछ रही थी। करीब 5 मिनट के बाद कार पत्थर की एक बड़े से घर के सामने रुकी। घर के बगीचे को अच्छी तरह से तारों की बाड़ लगाकर बंद किया हुआ था। फाटन से मुख्य भवन तक जाने वाली कच्ची सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। हम कार से उतरे। मिस शेरवुड ने दरवाजे की घंटी का बटन दबाया। काली जीन्स और पीली शर्ट पहने एक आदमी ने दरवाजा खोला। उसके घुंघराले बाल थे। वह मुस्कुराया और कहा, हेलो युवतियों। मैं उस आदमी से प्रभावित थी। वह पार्क हाउस में गंभीर दिखने वाली सिस्टरों की तरह नहीं, बल्कि एक जोशीला चरित्र लग रहा था। उस आदमी ने मिस शेरवुड और मुझसे हाथ मिलाया। एज हिल असेसमेंट सेंटर, एज हिल आकलन केंद्र में आपका स्वागत है। वो मेरी दिशा में मुड़ा और कहा, हाय मिस रोजर्स। ये पहली बार था जब मुझसे इतने सम्मान के साथ बात की गई थी। वो आदमी मुझे अच्छा लगा।
हमने एक लाउंज जैसे कमरे में अपनी सीट ली ही थी कि एक और आदमी, शायद उसका दोस्त, कमरे में आया और मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने हरे पीले रंग की नुकीली टोपी, पीली टी शर्ट और ढीली ढाली लाल पतलून पहनी हुई थी। वह एक जोकर की तरह लग रहा था। मैंने देखा कि वो अभी उठा ही था, क्योंकि वह अभी भी अपनी आंखें मल रहा था। उसने कुछ देर मेरी तरफ देखा और फिर अपनी हरकत शुरू कर दी। वह अपने हाथ में एक काल्पनिक कप से कॉफी पीने लगा और फिर मुझसे पूछा, कॉफी? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, वो उठा और अपने पीछे कॉफी मशीन के पास चला गया। एक पल में उसने कॉफी से भरा एक लाल मग मेरे अनचाहे हाथों में थमा दिया। वो पीछे हटा और एक सैनिक की तरह मुझे सलाम किया और कमरे से गायब हो गया। मैं हंसने लगी, ये सोचकर के वो एक जोकर था, वहां आगंतुकों का मनोरंजन करने के लिए रखा गया था। वो कैसी जगह थी? उस जगह के कपड़े और अन्य चीजें उस जगह से काफी अलग थी जहां मैंने इतने साल बिताए थे। अचानक मुझे उस जगह से डर लगने लगा। बहुत ठंड थी, लेकिन मैं महसूस कर रही थी कि मेरे पाथे पर पसीना आ रहा था। मैं वहां काफी अकेली थी। मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकी और सिसकने लगी। मेरे मन में कई तरह के संदेह पैदा हो रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता पहले ही उस पीली टी शर्ट वाले व्यक्ति के साथ मेरी फाइल लेकर जा चुकी थी। उन्होंने जिस कार्यालय में प्रवेश किया था वह ध्वनि रोधी था और मैं उनकी बातचीत को सुन नहीं पा रही थी। हालांकि कुछ शब्द जैसे कि असभ्य, मंद बुद्धि और जिद्दी आदि मेरे कानों तक पहुंचे। मुझे यकीन था कि वे मेरे बारे में बात कर रहे थे। करीब 10 मिनट बाद समाजसेवी अपना ब्रीफकेस लेकर कार्यालय से बाहर निकली। जाने से पहले उसने पीली टी शर्ट में उस आदमी से हाथ मिलाया और कहा, मैं अभी जा रही हूं, ये अब तुम्हारे हाथों में। शुभकामनाएं दोस्त। वो मेरी ओर मुड़ी और मुस्कुराई, अपना हाथ लहराया और कमरे से निकल गई। मैंने सुना कि कार का इंजन शुरू हुआ और फिर कार की दूर जाती मंद होती हुई आवाज आई। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उसकी मुस्कान पसंद नहीं आई। मैंने उसे कानाफूसी में छाप दिया। निर्दयी सामाजिक कार्यकर्ता। चौथा अध्याय। पीली टी शर्ट वाला आदमी शायद वहां का मैनेजर था। उसने मुझे मेरी बांह पर थपथपाया और कहा कि मैं उसके पीछे पीछे उसके कार्यालय तक आ जाऊं। दरवाजे के सामने की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट लटका हुआ था। उस चार्ट पर कई नाम लिखे हुए थे। उन नामों के अलग अलग रंगों के स्टिकर लगे थे। मुझे लगा कि उस लिस्ट में मेरा नाम भी जुड़ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे किस रंग का स्टिकर मिलने वाला था। बाद में मुझे उन स्टिकर्स के कलर कोड के बारे में पता चला। वो अलग अलग रंग के सूत्र विभिन्न सेवाओं जैसे मनोरोग, मनोवैज्ञानिक, भाषण चिकित्सा, विशेष सहायता आदि का प्रतिनिधित्व करते थे। पीली कमीज में आदमी ने मुझे बताया कि उसका नाम हॉवर्ड स्मिथ था। वो अपने सहयोगियों की मदद से उस मूल्यांकन केंद्र की देखभाल करता था। उसने मुझे उस मूल्यांकन केंद्र के मकसद के बारे में बताना शुरू किया। मिस रोजर्स, नहीं सोनिया, क्या ये ठीक है? हम यहाँ लोगों को उनके पहले नाम से बुलाते हैं। यहाँ कोई बॉस नहीं है, हम सब यहाँ दोस्त हैं। हम अपने विचार साझा करते हैं और इस मूल्यांकन केंद्र का प्रबंध करते हैं। यह एक तरह की प्रगतिशील प्रयोगशाला है। मैं चुप थी, उसे बहुत ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि मेरे लिए ये सब नया था। मेरे साथ इतने सम्मान और खुले तौर पर किसी ने कभी बात नहीं की थी। उन्होंने आगे कहा, सोनिया, हम यहाँ आने वाली युवा लड़कियों की मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ आने वाली ज्यादातर लड़कियों को अच्छे परिवार कुछ हफ्तों के बाद ही स्वीकार कर लेते हैं और अपने घर में ले जाते हैं, अपनी पुत्रियां बनाकर। अगर उन्हें कोई परिवार नहीं लेता है तो हम उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं या उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति देते हैं। उन्होंने मुझे कुछ किताबें और कई कॉमिक्स दी और फिर कहा, वर्तमान में इस मूल्यांकन केंद्र में 10 लड़कियां हैं। उनमें से एक को पहले ही पालक माता पिता मिल चुके हैं। वो 1-2 दिन में चली जाएगी। मैं फिर से अपने ख्यालों में खो गई। मुझे क्या होगा? क्या मुझे भी पालक माता पिता मिलेंगे? मैं अपने भविष्य की स्पष्ट तस्वीर नहीं बना पा रही थी। मैं उदास और दुखी थी।
हावर्ड कुछ देर तक मुझे देखता रहा। वो बहुत गंभीर लग रहा था, लेकिन फिर उसने अपनी कुर्सी छोड़ दी और कहा, आओ सोनिया, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें इस जगह के आसपास दिखाऊंगा। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उठी और उसके साथ चलने लगी। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हावर्ड ने चीज़ों को विस्तार से समझाते हुए मुझे इधर उधर दिखाना शुरू किया। उसने जो कहा उसका आधा मुझे समझ नहीं आया। हालांकि उसके साथ चलते हुए मुझे एक तरह की राहत महसूस हुई। उनके व्यक्तित्व में निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसने मुझे आकर्षित किया। वो जगह काफी अलग थी। कुछ ऐसा था जिसने मुझे आमंत्रित किया। मुझे खुशी हुई क्योंकि मुझे कोई बॉस बनकर आदेश नहीं दे रहा था। भूतल पर एक लाउंज, किचन, लाइब्रेरी, ऑफिस और एक कॉमन रूम था। हम सीढ़ियां चढ़ गए और उसने एक पंक्ति में वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस मंजिल पर 5 वॉशरूम है। यहाँ परिवार कक्ष है। हमारे पास एक टेलीविजन और कुछ पठन सामग्री है। दाईं ओर एक व्यायामशाला है। मार्टिन वहाँ पर्यवेक्षक है। जिम के सामने का कमरा हमारा थिएटर है। शोएब और सबरीना थिएटर की गतिविधियों को देखते हैं। ऊपर की मंजिल पर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हावर्ड ने कहा, शोएब एक तरह के जोकर हैं, आप जानती हैं। वो लोगों की बहुत अच्छी नकल करते हैं। वो सभी को हंसाते हैं। हावर्ड ने मुझसे जिस तरह से बात की वो मुझे पसंद आया। उसने मुझे एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं कराया कि मैं अनाथ थी, उस पर बोझ थी। उसने मुझे अपने आसपास ऐसे दिखाया जैसे मैं मेहमान थी और वो मेजबान था। मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ चमक रहा था, मानो मैं अंधेरी छोड़कर, सकरी गलियों को छोड़कर खुले में आ गई थी। मुझे भी लोगों की तरह नकल करना अच्छा लगता है। जब मैंने पार्क हाउस में नन्हों की नकल की थी तो मेरे दोस्त बहुत हंसे थे। कभी कभी मुझे वे सजा देते थे और मुझे सजा वाले एक कोने में खड़ा कर देते थे। मैंने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि हावर्ड ने मेरी बात सुनी थी या नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है सोनिया, तो आप भी एक जोकर हैं। हर महीने हम यहाँ एक कॉमेडी शो आयोजित करते हैं। वृद्धाश्रम के लोग हमारे पास आते हैं और शो का आनंद लेते हैं। आपको यहाँ अपनी प्रतिभा को विकसित करने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। हावर्ड ने अपने चेहरे पर एक व्यापक मुस्कान के साथ कहा, अरे नहीं, मैं दर्शकों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा, अरे नहीं। उसने मेरी नकल की और मुझे हंसाया। वर्षों के क्रोध, मौन और संदेह की बर्फ मेरे भीतर धीरे धीरे पिघलने लगी। मैं उत्सुक हो गई और मैंने पूछा, मैं सुबह उस जोकर जैसे युवक से मिली थी, क्या वो शोएब था? हाँ, वो एक जोकर है, लेकिन वो अपने काम में बहुत अच्छा है। वो बहुत मजाकिया लगता है और जिस तरह से उसने मुझे सुबह कॉफ़ी की पेशकश की वो काफ़ी मज़ेदार था। मैं हंसने लगी। हावर्ड ने मुझे एक सुखद मुस्कान दी और कहा, अन्य लोग, सभी लोग भी बहुत मिलनसार हैं। फर्श के ऊपर वाली मंजिल पर व्यायामशाला के साथ 10 कमरे थे। कमरा नंबर 5 के सामने रुक गया और उस पर मेरे नाम का एक लेबल चिपका दिया। वो मेरी ओर मुड़ा और कहा, ये तुम्हारा कमरा है सोनिया। उसने मुझे एक चाबी दी और फिर कहा, बिस्तर के पास एक मेज, 4 कुर्सियां, एक अलमारी है। आप अपने कमरे में कुछ भी कर सकती हैं जो आप करना चाहती हैं। यह आपके लिए बहुत निजी है, कोई तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। मुझे अपना निजी कमरा पाकर बेहद खुशी हुई। मुझे कभी अपना कमरा नहीं दिया गया था। मुझे बेहद खुशी हुई। पार्क हाउस एक पुरानी पत्थर की इमारत थी। ये गहरे रंगों में चित्रित एक पारंपरिक स्थान था। वहाँ सख्त अनुशासन का पालन किया जाता था, लेकिन ये जगह काफ़ी अलग थी। सब कुछ इतना रंगीन था और लोग इतने मिलनसार थे। मुझे ऐसे दोस्ताना माहौल में रहने की आदत नहीं थी। मुझे इस बात का डर था कि क्या मैं उस दोस्ताना माहौल में रह पाऊंगी या नहीं। मुझे अपने नियंत्रित कदमों के साथ बहुत धीमी गति से चलने की आदत थी, लेकिन इस जगह ने मुझे एक खुश हिरनी की तरह दौड़ने का अवसर प्रदान किया। मुझे यकीन है कि हावर्ड ने महसूस किया कि मैं कैसा महसूस कर रही थी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, ये एक रचनात्मक जगह है, ये पुनर्वास है। तुमको यहाँ चिंता करने की कोई बात नहीं है सोनिया। यहाँ रहने वाली बाकी लड़कियां भी आपकी तरह हैं। वे लगभग समान पृष्ठभूमि से आई हैं। वे अब यहाँ खुशी खुशी रह रही हैं।
3:30 बजे हैं। लड़कियां कुछ ही मिनटों में अपने प्रशिक्षण केंद्रों से यहाँ वापस आ जाएंगी। उसके बाद ये जगह अलग अलग पक्षियों से भरे बगीचे की तरह हो जाएगी। उनकी बातों ने मुझे आत्मविश्वास दिया। वह वास्तव में एक अच्छा इंसान था जो समझता था कि मैं क्या सोच रही थी और मुझे क्या उम्मीद थी। मैं उसके लिए बहुत आभारी थी। काश वो मुझसे पहले मिले होते। देखो, यहाँ रहने वाली ये लड़कियाँ अलग अलग शहरों से आती हैं। ये काफ़ी शरारती हैं, लेकिन इनका दिल बहुत अच्छा है। इनमें से कुछ बदमाशों की तरह दिखती हैं, लेकिन ये बहुत विनम्र हैं। जब वह यहाँ आई तो बिखरी हुई थी, उदास थी, बिना किसी के साथ के। लेकिन अब वे जीवन से भरी हुई हैं। इस कठिन और क्रूर दुनिया में अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रही हैं। हॉवर्ड ने इतने आश्वस्त रूप से कहा कि मैं लगभग मंत्रमुग्ध हो गई थी। मुझे एहसास हुआ कि उन लड़कियों के जरिए वो मुझे मेरे ही बारे में बताने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे कुछ और पता लगाने की कोशिश की और मैंने कहा, क्या आपने मेरी रिपोर्ट पढ़ी है? नहीं, मैंने मूल्यांकन के बाद रिपोर्ट पढ़ता हूँ। उसने मुझे धीरे से मेरे दाहिने कंधे पर दबाया। क्यों? क्योंकि मैं आलोचकों द्वारा दी गई समीक्षाओं और रिपोर्टों पर विश्वास नहीं करता। मैं स्वयं पुस्तक पढ़ता हूँ और फिर समीक्षा पढ़ता हूँ। उसने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान दी। मैं वापस मुस्कुराई। मैंने उसे पसंद किया। वह एक सज्जन व्यक्ति थे। मैं एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हुए कहा, कृपया मेरी रिपोर्ट न पढ़ें हॉवर्ड। ठीक है, मैं आपकी रिपोर्ट कभी नहीं पढ़ूंगा। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कानों को छुआ, मानो किसी बात के लिए माफी मांगने की कोशिश कर रहा हो। उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी छाती पर क्रॉस बनाया और हंसने लगा। मैं अपनी हंसी को नियंत्रित नहीं कर सकी। हॉवर्ड ने बहुत मासूमियत से कहा, जब तुम हंसती हो तो तुम और अधिक आकर्षक लगती हो। तुम्हारी आंखों में चमक अचानक बढ़ जाती है और तुम्हारे छोटे सफेद दांत टिमटिमाने लगते हैं। मैं प्रसन्न थी, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे साथ एक बच्ची की तरह व्यवहार कर रहा तो मैं लगभग चिल्लाई, हॉवर्ड, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मैं इतनी अच्छी और सुंदर हूँ जैसा आपने अभी बताया है तो किसी ने मुझे क्यों नहीं अपनाया? नहीं, कोई भी मुझे पालने के लिए आगे नहीं आया था। मेरे पिता ने मुझे लात नहीं मारी होती। मेरी आंखों में आंसू थे और मेरी आवाज़ कांपने लगी। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन मैंने फिर से कहा, मुझे एक अनाथ की तरह एक जगह से दूसरी जगह क्यों फेंका गया? जबकि मेरे सभी भाइयों और बहनों को अपने घर या पालक माता पिता मिल गए हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा अपराध क्या है। मैं अपने कमरे के बिस्तर पर गिर पड़ी। हॉवर्ड ने एक कुर्सी बिस्तर की ओर खींची और वहीं बैठ गया। वह कुछ देर मुझे देखता रहा और फिर कमरे से बाहर चला गया। जब वह वापस आया तो उसके हाथ में एक ट्रे थी। वह 2 कप में सैंडविच और बिस्कुट के साथ चाय लाया था। उसने मुझे एक गिलास पानी दिया और कहा, ये अच्छा है कि तुम रोई। तुम इतने लंबे समय से अपने आंसू दबाकर बैठी थी। हमें कभी कभी रोना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। उसने मुझे एक टिश्यू पेपर दिया और कहा, यह जीवन बुराइयों से भरा है और कोई रास्ता आसान नहीं है। क्या आप सभी लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? आपने मुझे रुलाने के लिए मेरा मजाक उड़ाया है ना? क्या आपको भी लगता है कि मैं मंद बुद्धि, असभ्य और जिद्दी हूं? मैं गुस्से में थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं चिल्लाई, नहीं हॉवर्ड, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि मैं सुंदर नहीं हूं, लेकिन तुमने मुझे खुश करने के लिए झूठ बोला था। तुमने मुझे सुंदर क्यों कहा? तुमने पुराने घाव को खरोच क्यों दिया? कृपया मुझे ईमानदारी से जवाब दें। सोनिया, मैंने ये नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, हॉवर्ड ने बहुत गंभीरता से कहा। मेरे शब्दों को याद करने की कोशिश करो। मैंने कहा कि जब तुम हंसती हो तो तुम अधिक आकर्षक लगती हो। एक ही बात है। नहीं, ये वही बात नहीं है। यदि सुंदर दिखने वाला व्यक्ति उदास और चुप रहना जारी रखता है तो वह व्यक्ति किसी के ध्यान में नहीं रहता है। उस व्यक्ति की सुंदरता कोई नहीं देखता,
लेकिन सामान्य दिखने वाला व्यक्ति हंसता है तो वो बहुत आकर्षक लगता है। हॉवर्ड ने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। मैं उससे सहमत थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। मुझे उसके साथ इतना अशिष्ट व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं था। मैंने खुद को शाप दिया। क्षमा करें हॉवर्ड, मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो जोर से हंसा और मेरे कंधे को थपथपाया। मुझे उसकी हंसी अच्छी लगी। तुमको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था? तुमको विरोध करने का पूरा अधिकार है यदि तुम दूसरे व्यक्ति की बात पसंद नहीं करते हो तो। अगर हम ये व्यक्त नहीं करते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है तो लोग हमारी बात कैसे सुनेंगे? इस मूल्यांकन केंद्र में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। उनमें से कुछ आपराधिक मानसिकता वाले होते हैं। वे काफ़ी अलग होते हैं, लेकिन वो बहुत विनम्र और चुप होते हैं। वे शुरू में काफ़ी अलग होते हैं, लेकिन वे यहाँ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। वे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वे धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगते हैं। हॉवर्ड की आंखों में ईमानदारी थी। मेरी आंखों में हॉवर्ड के लिए प्रशंसा थी। मैं प्रोत्साहित हुई और खुलकर बोली, हॉवर्ड, आप जानते हैं, मुझे पार्क हाउस में ननें कभी पसंद नहीं आई, हालांकि वे सफ़ेद और सुंदर थी। मुझे लगता था कि वे झुर्रियों वाले चेहरे और लंबे और नुकीले दांतों वाली चुड़ैलें थी। हाँ कि मुझे बूढ़े डेमियन पसंद आती थी। झुर्रीदार चेहरे वाली वह बूढ़ी थी, लेकिन वह मेरी मरियम थी। हॉवर्ड ने मुझे एक बहुत ही सुखद मुस्कान दी। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि तुम खुलकर बोल रही हो। तुम आश्वस्त हो रही हो। उसने ट्रे में रखे सैंडविच की ओर इशारा करते हुए कहा, यह तुम्हारा दोपहर का भोजन है। तुम चाहो तो यहाँ आराम कर सकती हो या तुम नीचे मेरे कार्यालय में आ सकती हो। शायद तुम हमारे मूल्यांकन केंद्र के बारे में अधिक जानना चाहती हो। ठीक है, पहले मैं नहा लेती हूँ और फिर नीचे आऊँगी, मैंने कहा। एक और बात, कल तुमको एक मूल्यांकन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे अंक और तुम्हारी रुचियां तय करेंगी कि तुम किस व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त हो। और एक बात और, मुझे तुम्हारे बेरोजगारी भत्ते के लिए कागजात मिल गए हैं। अब तुम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। तुम्हारे बैंक खाते में पैसा स्थानांतरित हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि तुम अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करने जा रही हो। तुमको तुम्हारी बैंक चेकबुक और क्रेडिट कार्ड बहुत सुरक्षित रखना होगा, ठीक है? लेकिन ध्यान रखें कि तुमको ये करना होगा। अपना पैसा बहुत सावधानी से खर्च करने, जितना हो सके बचाने की कोशिश करना, हॉवर्ड ने समझाया। मैं उस सब के लिए उसकी आभारी थी। कितनी आसानी से उसने मुझे वो सारी कठिन बातें बता दी थी। मैंने फिर सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। मैं यहाँ कब तक रहने वाली हूँ? मैंने कहा, तुम्हारे अगले जन्मदिन तक। जब तुम 17 वर्ष की आयु तक पहुँच जाओगी तो तुम स्वतंत्र हो जाओगी, उन्होंने कहा। फिर मैं 1 साल में तुमको बाहरी दुनिया के लोगों से मिलने के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। तुमको अल्पकालिक नौकरी मिलेगी और तुम विभिन्न लोगों से मिलोगी। तुम समाज को देखोगी और जानोगी कि ये समाज कैसे काम करता है। उन्होंने समझाने की कोशिश की। उसने कितनी आसानी से सब कुछ कह दिया था कि अब बाहरी दुनिया में ये इतना आसान था। कोई अन्य प्रश्न मेरी प्रिय? नहीं, मुझे सब पचाना होगा जो आपने मुझे बताया है। मुझे जीवन का कोई अनुभव नहीं है। मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रही हूँ। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद हॉवर्ड, आपके समय और मार्गदर्शन के लिए। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से दबा दिया। वह हंसा और कहा, आराम करो सोनिया, ये मेरा काम है, ठीक है? मैं अपने कार्यालय जा रहा हूँ। अध्याय 5। हॉवर्ड जब कमरे से बाहर चला गया, मैंने उस छोटे से कमरे की दीवारों की जांच की। दीवारें छोटे चमकीले फूलों के साथ हल्के नीले रंग के वॉलपेपर से ढकी हुई थी। एक कोने में एक मेज थी। मेज पर पढ़ने वाले उज्ज्वल दीपक ने मुझे महसूस कराया कि मुझे अब अध्ययन करना चाहिए था। मुझे उस कमरे की साज सज्जा अच्छी लगी। वो मेरा अपना कमरा था। मैंने अपने कपड़े अलमारी में रख दिए और अलमारी को बंद कर दिया। मैं वापस बिस्तर पर आ पड़ी और कुछ देर वहीं पड़ी रही।
न जाने कब मेरी आंखें बंद हो गई और मैं सो गई। अचानक सीढ़ी पर एक तेज आवाज और धड़ाम धड़ाम की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मुझे लगा जैसे इमारत में भूकंप आ गया हो। शायद ये एक सपना था, लेकिन यह हकीकत था। 8-16 वर्षीय लड़कियां बिना किसी पूर्व चेतावनी या स्पष्ट अनुमति के एक एक करके धड़ाम धड़ाम करती मेरे कमरे में आ गई। उनमें से किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने मेरा अपराध पूछा और पूछा कि मुझे वहां क्यों भेजा गया था। मुझे नहीं पता था कि उनके प्रश्न का उत्तर कैसे दूं, क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया था। मैं सोचने की कोशिश की, लेकिन मुझे याद नहीं आया कि मैंने कोई अपराध किया था। मैं झिझकी और हकलाई, मुझे नहीं पता, मैंने कोई अपराध नहीं किया। उनमें से एक लड़की चिल्लाई, ये कैसे संभव है कि तुमको अपना अपराध याद नहीं है? तुम एक कमबख्त बेवकूफ़ हो। दूसरी लड़की ने तिरस्कार के साथ कहा, ये बहुत झूठी है। एक लंबी लड़की ने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम कमीनी हो, हरामी हो, तुम नाजायज औलाद हो। नहीं, मैंने उनका मतलब जाने बिना कहा, वो एक डफर है। पीछे से एक लड़की ने कहा, ये लड़की पाकिस्तानी है। एक लड़की ने मुझे गाली देते हुए कहा। मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपनी हथेलियों के बीच अपना चेहरा पकड़कर बिस्तर पर पड़ गई। हे प्रभु यीशु, उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पार्क हाउस की नन्नों ने तो इन लड़कियों को मार ही डाला होता अगर ये लड़कियां वहां ऐसी भाषा का प्रयोग करती। मैं दुखद जीवन जीती आ रही थी, लेकिन मैं कभी भी किसी के प्रति अभद्र व्यवहार, किसी का अनादर नहीं करती थी। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। मुझे यकीन था कि वो मुझे पीटेंगी। मुझे बचाने के लिए हॉवर्ड की जरूरत थी। मैं बहुत घबरा गई थी। क्या मैं इन दुष्ट लड़कियों के साथ रहने वाली थी? मैं डर से कांपने लगी। अचानक एक लड़की ने कहा, इसको छोड़ दो, ये समय की बर्बादी है। उनमें से एक ने कहा, ये तो सचमुच डरी हुई है। वे एक एक करके कमरे से निकल गई। लगभग 5 मिनट के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे वहां अपने कमरे में एक घुंघराले बालों वाली लगभग 13 साल की एक लड़की खड़ी मिली। उसके पूरे चेहरे पर झाइयां थी। वो मुझसे छोटी थी। वह एक हिंसक बिल्ली की तरह मुझे घूर रही थी। क्या तुमने सच में कोई अपराध नहीं किया है पाकिस्तानी? उसने कहा। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मैंने एक बार नन्नरी से केक चुराया था, लेकिन किसी ने मुझे ऐसा करते नहीं देखा था। मैं कभी पकड़ी नहीं गई थी। शर्म की बात है, ये कोई अपराध नहीं है, ये एक बचकानी शरारत है, उस लड़की ने कहा। मैं चौंक गई, क्योंकि वो छोटी लड़की अपनी बातों के कारण अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। इससे पहले कि मैं सदमे से बाहर आती, उसने कहा, मैं तुम्हें कार चोरी करना सिखाऊंगी। ये बहुत आसान है। एक बार जब आप एक कार चोरी कर लेते हैं तो आप हर जगह स्वतंत्र रूप से ड्राइव करते हैं और थकान महसूस होने पर जहां चाहे उस कार को छोड़ देते हैं। यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपको पुनर्वास केंद्र भेजा जाता है, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। क्या तुम समझती हो, मूर्ख पाकिस्तानी लड़की? वो कमरे से बाहर जाने ही वाली थी कि मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम मुझे पाकिस्तानी क्यों कह रही हो? मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं सोनिया रॉजर्स हूं। मेरे पिता गोरे थे, मैं भी गोरी हूं। उसने अपना हाथ मेरी पकड़ से छुड़ाया और कमरे से बाहर भागते हुए कहा, क्या होता है तुम्हारे गोरे रंग से पाकिस्तानी? तुम्हारी आंखें सच कह रही हैं। तुम कमीनी हो, हरामी हो, नाजायज हो। मेरे पिता एक अश्वेत काले अफ्रीकी थे और मेरी मां श्वेत गोरी थी। एक कार दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई थी। क्या आप मुझसे दोस्ती करना चाहोगी? वो कमरे से बाहर चली गई। मैं बिस्तर पर गिर पड़ी और गहराई से सोचने लगी। मैं खुद से सवाल करने लगी, मैं कौन थी? मैं सोनिया रॉजर्स थी? नहीं, तुम सोनिया रॉजर्स नहीं हो। मेरे मन में कई परस्पर विरोधी प्रश्न उठने लगे। मेरा जन्म प्रमाण पत्र और मेरे स्कूल के प्रमाण पत्र कहते हैं कि मैं सोनिया रॉजर्स हूं, लेकिन मैं अपने ख्यालों में कुछ देर के लिए रुकी। मेरी आंखें नीली नहीं थी और मेरा रंग भी डैनियल रॉजर्स के रंग जैसा नहीं था। क्या डैनियल रॉजर तुम्हारे पिता नहीं थे? इसलिए वह तुम्हें लात मारता था? उसे तुम्हारे चेहरे से नफरत थी? तुम्हारा रंग भूरा है
और तुम्हारी आंखें काली हैं, तुम्हारे भाई बहन डैनियल के समान गोरे हैं। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जोर जोर से रोने लगी। मैं वापस सोने चली गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो वहां मुझे कोई नहीं मिला। कहाँ गई वो लड़कियां? क्या यह एक बुरा सपना था? मैंने जल्दी से स्नान किया और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। हावर्ड अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा था। मैंने बहुत धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ सोनिया, उन्होंने बहुत आत्मविश्वास से भरे लेकिन विनम्र स्वर में कहा। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम बैंक जाने के लिए तैयार हो? मार्टिन किसी भी क्षण यहाँ आते होंगे, हावर्ड ने कहा। मैं उनकी टेबल के सामने वाली सीट पर बैठ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, हमारे पास 5 मिनट हैं। अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ सकती हो। मैं आपसे पूछना चाहती थी लेकिन मैं डर गई थी। मैंने कहा, डरो मत, मुझसे पूछो। मैं कल तुम्हारा इंतजार कर रहा था लेकिन तुम नीचे आने के लिए बहुत थकी हुई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शोएब और सबरीना ने मुझे बताया कि तुम सो रही थी। मेरा अपराध क्या है? मुझे अपराधियों की तरह क्यों रखा गया है? मैंने कांपते स्वर में कहा। तुमने कोई अपराध नहीं किया है, उसने संतुलित स्वर में कहा। तुम अपराधियों के साथ नहीं रह रही हो। वे तुम्हारी तरह की लड़कियां हैं, वे भी तुम्हारी जैसी परिस्थितियों का शिकार है। मुझे लगा कि उनकी बातों में सच्चाई थी। मैं उठी और उसे एक मुस्कान दी और कहा, क्या वे लड़कियां अपराधी नहीं है? नहीं, वे सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रही थी। वो हर नई लड़की के साथ ऐसा ही करती हैं। वे बहुत अच्छी और मिलनसार लड़की हैं, हावर्ड ने कहा। मैं खुश थी और जीवन में पहली बार मुझे लगा कि मैं कोई थी और मेरा अपना चरित्र था। मैं बैंक गई और अपनी चेकबुक और क्रेडिट कार्ड प्राप्त किया। मेरे खाते में 1000 पाउंड थे। मैंने अपने जीवन में पाउंड इकट्ठे कभी नहीं देखे थे। मैं मार्टिन के साथ बाजार गई और कुछ किताबें, मिठाइयाँ और नए मोजे खरीदे। मैंने 20 पाउंड खर्च किए। मैंने तय किया कि मैं हर महीने पैसे बचाने जा रही थी। 10 साल बीत चुके हैं और अब मैं श्रीमती सोनिया लॉसन हूँ। मेरे पति माइक लॉसन एक अनाथालय में पले बड़े एक अनाथ थे। वो बैंक में कार्य करते हैं। हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं। मेरी एक छोटी बेटी है, 1 साल की। हम एक साथ बहुत खुश हैं। मैं अब मानती हूँ कि भगवान क्रूर नहीं है। वो अपने सभी लोगों के जीवन के बारे में कहानियाँ लिखते हैं। मैं खुश हूँ और उन सभी बच्चों की खुशी की कामना करती हूँ जो चाइल्ड केयर होम या अनाथालय में है। बहुत बहुत शुक्रिया।